वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो ये डायलॉग आपको रट गया होगा एकदम से, है ना, पर क्या कहें, दूर बैठकर बस यही कह सकते हैं, ये कामना कर सकते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम देखो सॉलिड स्टेट को सम अप करते हुए कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, कुछ सेलेक्टेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। वैसे तो अगर आपने सारे लेक्चर कंटिन्यू वॉच किए हैं और जो एक्सरसाइज हमने करवाई है, अगर वो सारी आपने की है तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चनों को ठीक उसी तरह से करवाऊंगा जैसे आप फर्स्ट टाइम इनको कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग बोर्ड की जो आपकी सिलेबस में या जो बुक है, बोर्ड की जो बुक है, उस बुक्स में आपके कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया होता है, मैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे सब लोग। देखो, इंडक्टिव क्लासेस विद इनोवेशंस, क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, एक काय केंद्रित घनीय संकुलन यानी बीसीसी व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या होती है। तो भाई ये मैं प्योरली हिंदी में लेकर के आया हूँ इनको, है ना, तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। काय केंद्रीय घनीय संकुलन से मतलब बीसीसी, इसमें लिखा हुआ ही है। और अगर कोई यूनिट सेल बीसीसी होती है तो उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट बताओ क्या होता है। देखो हम लोग जीरो से करेंगे, है ना, भले ही आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं इसको सिंपलेस्ट वे से कंप्लीट ही बताना चाहूँगा। इसलिए आप बताएं मुझे कि बीसीसी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, आई मीन पार्टिकल कहाँ कहाँ व्यवस्थित होते हैं। तो बीसीसी है तो कॉर्नर पर तो हमेशा होते ही हैं, तो ये कॉर्नर वाले पार्टिकल हो गए। ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ और पार्टिकल कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर पर। क्लियर है, अगर ये अरेंजमेंट है तो फिर आपको कंट्रीब्यूशन भी मालूम होगा कि किस पोजीशन पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। बताओ जरा, कॉर्नर वाली पोजीशन पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, और बॉडी सेंटर पर कितना होता है, 100% यानी पूरा। तो पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कॉर्नर पर कितने पार्टिकल हैं, 8, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, क्लियर, प्लस बॉडी सेंटर पर कितने पार्टिकल हैं, 1, कंट्रीब्यूशन कितना है पूरा यानी 100%। तो यहाँ से कितना है 1 और यहाँ से भी कितना है 1, टोटल कितना हो जाएगा 2। आप जानते हैं आप सीधा भी इसको टिक कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको कम्प्लीटली बताया कि बीसीसी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल को आप इस तरह से काउंट करते हैं। तो एक आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 कब आंसर बनता, जब आपकी यूनिट सेल कौन सी होती, एफसीसी। और एक आंसर कब होता, जब आपकी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिकल टाइप की होती। ठीक है, अच्छा 6 आंसर कब बनता, 6 तब बनता है जब आपकी यूनिट सेल एससीपी टाइप की होती। तो अब अपना आंसर एक ही बचता है और वो क्या है, 2। तो बी जो है सेकंड वाला जिसमें 2 दिया गया है, 2 आपका करेक्ट आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग इसे देखकर ही कर चुके होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यौगिक का सूत्र आपसे पूछा है, यानी कोई घनीय क्रिस्टल है जिसमें ए और बी टाइप के पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए कॉर्नर पर है और पार्टिकल भी प्रत्येक फेस के सेंटर पर है। अगर इस तरह से है तो फिर आप मुझे बताएं, आप ए की नंबर तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ए कहाँ है, ओनली एट कॉर्नर, और केवल कॉर्नर पर है तो कितने ए दिखाई देंगे, 8, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, तो ए की नंबर कितनी आएगी, 1। क्लियर, अब बी की नंबर कैलकुलेट करो, बी कहाँ है बताओ, फेस सेंटर पर। कितने फेस सेंटर हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बी आपको दिखाई देंगे। आपको तो पता ही है कि फेस सेंटर पर जो भी पार्टिकल रखा होगा उसका केवल 50% इस यूनिट सेल के अंदर होगा, बाकी 50% जो होगा वो दूसरी यूनिट सेल के अंदर होगा। इसलिए इस पार्टिकल का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन हाफ होगा यानी 1/2 होगा। तो नंबर कितनी आएगी, 3। सही है, अब आप खुद ही देख लो, ए की नंबर कितनी है, 1, और बी की नंबर कितनी है, 3। तो आपको सिंपल रेशो चाहिए ए और बी का, तो ए की नंबर 1 और बी की नंबर कितनी है, 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा AB3 टाइप का। क्लियर है सबके दिमाग में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा ही सवाल था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर वापस से कंप्लीट किया है। सिंपल है, एक यौगिक ए व बी के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनाता है। क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ए परमाणु घन के कहाँ है, कॉर्नर पर, रेड वाले,
ठीक है, तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के कहाँ हैं, केंद्र पर, सेंटर पर हैं, ग्रीन वाले स्थित हैं। यौगिक का सूत्र होगा, तो सूत्र क्या बनेगा, AB3, और AB3 टाइप का ऑप्शन इसमें कौन सा है, फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह 13-15 का नहीं है, यानी आपको ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट ही पहचान लें और कुछ नहीं करना। बताओ जरा ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन कौन है, बोरोन, बोरोन फैमिली होती है ना, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैल्मियम। आप पढ़ते होंगे ना, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, है ना। और 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमन है और बिस्मिथीन है। ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पहचानते चले जाओ। INSB, तो देखो IN 13 का है और SB ये रहा, इसका मतलब ये 13 और 15 ग्रुप का है। उसके बाद GAAS, गैलियम आर्सेनाइड, GA ये रहा और आर्सेनिक ये रहा, ये भी 13 और 15 के हैं, ठीक। उसके बाद कैडमियम सेलेनाइड, SE, तो देखो कैडमियम जो है वो जिंक वाली फैमिली में आता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। और सेलेनियम जो होता है वो ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, ठीक है। ये वाला ग्रुप है 12 और ये वाला ग्रुप है 16। और अगर मैं इस तरह का कोई कंपाउंड बनाता हूँ तो ये 12 और 16 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है कि नहीं है। और अपन को क्या बताना है, निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह 13 और 15 का नहीं है, तो ये तो 13 और 15 का है, ये भी 13 और 15 का है। इसकी बात करें तो एल्युमिनियम फास्फाइड, तो एल्युमिनियम फास्फाइड भी कौन सी का है, 13 और 15 का। तो फिर इनमें से कौन सा ऐसा है जो 13 और 15 का नहीं है, तो सीधा सीधा यही हो गया ना, क्योंकि ये 12 और 16 से मिलकर बना है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस आपको ये ग्रुप पहचानने थे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन मतलब कौन सी स्ट्रक्चर है, HCP, ठीक है, कि इकाई कोष्टिका में मतलब यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या होगी। यानी आपको HCP यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है। तो देखो आप लोग HCP यूनिट सेल होती कैसी है, पहले तो ये देखो, HCP यूनिट सेल इस तरह से बनाते हैं हम लोग, है ना। मैं एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप की यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग एक HCP यूनिट सेल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो HCP टाइप की यूनिट सेल बन रही है, इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो इसमें अगर पार्टिकल देखें तो सभी कोनों पर पार्टिकल होगा, यानी कितने कोने हो गए, ये 6, और 6 ही हो गए नीचे, तो 12 कोनों पर आपको 12 पार्टिकल नज़र आएंगे। उसके अलावा ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल रखा होगा। इसके अलावा 3 पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर दिखाई देते हैं। क्लियर, तो इस तरह से आपको पार्टिकल दिखाई देंगे। अगर ये SCP अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, SCP, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कॉर्नर पर जो पार्टिकल होगा ना, उसका यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। कितना होगा, 1/6। और जो फेस के सेंटर पर होगा उसका यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। तो इसका भी 1/2 होगा, और ये जो फेस सेंटर पर है ये वाला, इसका भी 1/2 होगा, ठीक है। और जो पार्टिकल आपको यूनिट सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन आप यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली मान सकते हैं। यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पार्टिकल 100% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये 100 दे रहा है और ये 100 दे रहा है, यानी ये पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मैं आगे डिस्कशन करूंगा। लेकिन काउंटिंग के लिए हम ये मान लें कि ये भी अंदर है, ये भी अंदर है और ये भी पूरी तरह से अंदर है, तो हम बहुत आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले बताओ कॉर्नर पर कितने पार्टिकल होंगे, 12, 6 ऊपर और 6 नीचे,
6 ऊपर और 6 नीचे, तो 12 पार्टिकल तो हैं कॉर्नर पर। कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर वालों का, इस बार 1/6 है, प्लस फेस सेंटर पर कितने पार्टिकल हैं 2, बट कंट्रीब्यूशन कितना है फेस सेंटर वालों का 1/2, तो इंटू 1/2, प्लस यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल हैं 3, और तीनों का कंट्रीब्यूशन अगर 100% मान लें तो हम ये मान लें कि तीनों इसी के अंदर हैं। बोलो है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो 2 पार्टिकल तो यहाँ से मिल गए, 1 पार्टिकल यहाँ से मिल जाएगा, और अंदर वाले तीनों को कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर मान लूँ तो 3 पार्टिकल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल नंबर कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? 6। तो अगर हमें सीधा सीधा आंसर ही देना है तो हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं। इन तीनों को अंदर मान लें तो ये हो गए 3, कॉर्नर वाले 12 हैं, कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाएगा। फिर सेंटर वाले ऊपर और नीचे 2 हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाएगा। टोटल नंबर हो जाएगी 6। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है बी, यानी 6, क्योंकि हमसे पूछा है कि HCP यूनिट सेल के अंदर टोटल पार्टिकल या एटम्स की नंबर कितनी हो सकती है, यही तो सवाल है। तो फिर वो नंबर कितनी हो सकती है भाई? वो नंबर आपकी 6 हो सकती है। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई ये कहे कि ये वाला पार्टिकल जो आपने यूनिट सेल के अंदर काउंट किया है, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, क्या ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर हैं? है ना? ये तीनों पार्टिकल क्या कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल हैं? अगर आपसे कहे कि बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये सही है या गलत है कि ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर हैं या नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर नहीं होते। यानी अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स यानी गलत हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन 100% मानते हुए 3 काउंट कर लिया है, ये मैंने सिर्फ काउंटिंग के लिए किया है, ठीक है। बाकी ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर नहीं होते। कैसे नहीं होते? अगर ये बात आपको समझनी है तो ज़रा इधर ध्यान दें मेरी बात पर। देखो, HCP जब पैकिंग आप बनाते हैं तो आप HCP लेयर बनाते हैं ना, इस तरह से अरेंजमेंट ऐसे ही तो करते हो आप HCP के लिए। ये लो पार्टिकल जस्ट ऊपर ना रखकर कहाँ रखे जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट में रखे जाते हैं। कुछ एक पार्टिकल मैं यहाँ भी रख देता हूँ, इस वाली इंटरस्टिशियल साइट में, इस तरह से। बोलो सही है कि नहीं है? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस पार्टिकल को टच करने वाले पार्टिकल कितने हैं? 6 है क्या नहीं है? देखो ये सब जिनके सेंटर में यहाँ दिखा रहा हूँ, इस वाले गोले को टच कर रहे हैं। अगर मैं इन सब के सेंटर को मैच करूँ तो डेफिनेटली मुझे एक हेक्सागन बनता दिखेगा। क्लियर? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस हेक्सागन के अंदर कितने पार्टिकल हैं, बाहर कितने हैं मुझे नहीं पता, मगर ये जो एरिया है इसके अंदर कितने स्फीयर आ जाएंगे या कितने सर्किल आ जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो हेक्सागन के अंदर का एरिया है ना, षटकोण के अंदर का जो एरिया है ना, इसके अंदर कितने पार्टिकल या कितने सर्किल आ जाएंगे। तो देखो ज़रा इधर ध्यान देना सब लोग। देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये तो कम्प्लीटली इसके अंदर है, तो ये तो पूरा आ गया। लेकिन ये जो पार्टिकल है, ये क्या ये पार्टिकल कम्प्लीटली इस षटकोण के अंदर है? नहीं, ये कम्प्लीटली षटकोण के अंदर नहीं है। इसका केवल इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा ही इस षटकोण के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी हिस्सा तो बाहर है। इस सर्किल का ये कितना हिस्सा है, अगर ये जानना है तो इसके 3 बराबर के हिस्से कर दो। तो 1/3 ये है, 1/3 ये है और 1/3 ही ये है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस सर्किल का, इस वाले सर्किल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस सर्किल का 1/3 ये है, 1/3 ये है और 1/3 ही ये है। ठीक है, तो इस षटकोण के अंदर केवल 1/3 हिस्सा ही तो आ रहा है। सिमिलरली इस वाले की बात करें तो ये भी कितना हिस्सा है? 1/3 है कि नहीं है? ऐसे ही इसकी बात करें तो ये भी कितना हिस्सा है? 1/3। इसकी बात करें तो इस सर्किल का भी कितना हिस्सा अंदर आ रहा है? 1/3। 3 हिस्से हो सकते हैं ना बराबर के, 1/3 1/3 1/3। ऐसे ही हम इसकी बात करें,
इस वाली गोली का भी कितना आएगा 1/3, इसके भी आप 3 हिस्से कर सकते हो ऐसे। और इस वाले गोली का भी कितना आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3। क्लियर। अब मैं आपसे कहूं कि इस षटकोण के अंदर टोटल पार्टिकल कितने आ रहे हैं, तो आप इस षटकोण के अंदर जब पार्टिकल काउंट करोगे तो इसे तो पूरा मान लोगे कि ये पूरा आ रहा है, सही है। और इनका कितना आ रहा है 1/3, मगर ये पार्टिकल है कितने 6, तो 6 पार्टिकल ऐसे हैं जिनका केवल 1/3 ही षटकोण के अंदर आ रहा है। टोटल करो 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो ये टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस षटकोण के अंदर टोटल पार्टिकल कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको इस षटकोण के अंदर 3 ही पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आपको इस षटकोण के अंदर टोटल 7 पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, एक बीच में और 6 इसके चारों तरफ, है कि नहीं है। बट इन सातों का कुल मिलाकर इस षटकोण के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है 3 है। कितना है 3 है। ठीक है, यानी इसके अंदर केवल 3 ही पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल तो हैं 7, बट उन सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 3 है। यही बात एग्जैक्टली यहाँ होती है। ठीक है, यहाँ हमने केवल 3 ही पार्टिकल दिखाए हैं, बट ये लेयर जब पूरी होगी ना, पूरी होगी भाई, जैसे आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है ये ए टाइप की लेयर है क्या नहीं है, फिर ये दूसरी लेयर है बी टाइप की लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर पुनः ए टाइप की हो जाती है। ए बी टाइप की तो पैकिंग होती है, तो इस बी लेयर में 3 ही पार्टिकल थोड़ी होंगे, पार्टिकल तो पूरी लेयर के होंगे। ठीक, लेकिन हमने यहाँ केवल 3 ही दिखाए हैं, ये मानते हुए कि यूनिट सेल के अंदर तो कंट्रीब्यूशन 3 पार्टिकल का ही आएगा, नेट कंट्रीब्यूशन 3 ही आएगा। बट अगर इस लेयर को कंप्लीट करूँगा तो इस तरह से ये लेयर कंप्लीट होगी। फिर मैं काउंट करूँगा तो इस तरह से काउंट करूँगा, तो बी लेयर में मुझे पार्टिकल दिखाई देंगे 3 जो यूनिट सेल के अंदर होंगे। तो हमने सीधा ही यहाँ 3 पार्टिकल लिख दिया है और मान लिया है कि बी लेयर से कितने पार्टिकल आ रहे हैं, बी लेयर से पार्टिकल आ रहे हैं 3। तो बी लेयर से तो हमने मान लिए 3 पार्टिकल। ए लेयर से हम कितने पार्टिकल मान सकते हैं 6 कॉर्नर पर है और एक अंदर है। कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6 होता है, तो 6 × 1/6 प्लस जो फेस सेंटर पर है वो एक ही है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। बोला है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये कितना हो जाता है, ये तो 1 हो गया और ये कितना हो गया हाफ हो गया, 1 प्लस आधा कितना होगा 3/2। तो ए लेयर से कितना कंट्रीब्यूशन है 3/2, बी से कितना है 3, ऊपर वाली लेयर भी तो सेम ए ही है, तो यहाँ से भी कितना होगा 3/2, 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो नेट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 6 आएगा। ए लेयर की तो हमने काउंटिंग सेम वैसे ही की है, इस वाली की भी और इस वाली की भी, मगर बी लेयर की काउंटिंग हमने एग्जैक्ट नहीं की है। हमने सीधा कह दिया है कि 3 पार्टिकल हैं और तीनों पार्टिकल अंदर मान लिए और हमने आंसर दे दिया 6। बट एग्जैक्टली ये तीनों पार्टिकल अंदर नहीं होते। जब आप बी लेयर को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि बी लेयर में इस तरह से बनेगा षटकोण, और इस तरह से षटकोण बनेगा तो उस षटकोण के अंदर नेट पार्टिकल 3 आएंगे। बट 3 ही नहीं होते, पार्टिकल तो कितने हैं 7, बट 7 का नेट कंट्रीब्यूशन कितना है 3 है। इसलिए ये जो बी लेयर बनाई है ना, इसमें जो 3 पार्टिकल दिखाए हैं ना, ये 3 नहीं होंगे, वैसे तो 7 पार्टिकल होंगे, बट 7 का नेट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3। इसलिए हम लोग सिंपल सिटी के लिए सीधा 3 ही पार्टिकल दिखा देते हैं। तो होपफुली ये बात आप समझ रहे होंगे। ये बात मैंने एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से की है, 12th में तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता। आप सीधा कह सकते हैं कि SCP स्ट्रक्चर होती है, उस SCP स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है, उसके अंदर कितने एटम आ सकते हैं, कितने पार्टिकल आ सकते हैं। तो कॉर्नर का 1/6 मानो, 12 × 1/6, फेस सेंटर का 1/2, 2 × 1/2 और 3 पार्टिकल इसके अंदर मान लो, तो टोटल नंबर आ जाएगी 6। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले क्या ये तीनों पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर हैं, कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल हैं, तो वही आप कहेंगे कि नहीं, ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल नहीं है। बट बी लेयर को जब आप कंप्लीट करेंगे इस तरह से, तो नेट बी लेयर का यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितने पार्टिकल का आएगा 3 का, इसलिए हमने सीधा 3 मान लिया है। क्लियर है सबके दिमाग में? अच्छी बात है, जानकारी के लिए याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न संरचनाओं में किस रेडायन की सर्वाधिक समन्वय संख्या है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे लेक्चर नोट्स में कवर कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, NaCl टाइप की स्ट्रक्चर किस तरह का कोऑर्डिनेशन रेशो रखती है 6:6 का। इसका मतलब डायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और रेडायन का भी कितना है 6। ZnS टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, याद है क्या,
ZnS टाइप की स्ट्रक्चर, हमने वोल्टेज टाइप की स्ट्रक्चर और जिंक ब्लेड 2 टाइप की स्ट्रक्चर की बात की थी, तो उसमें हमने जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर को देखा था। आप इसे जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर माने, और आपको पता है कि इसमें S2- होगा और Zn2+ होगा कि नहीं होगा। ये किस में चला जाएगा, ये FCC में चला जाता है, और ये किस में चला जाता है, उसकी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में। मगर कितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में, 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितनी होती है, 4। ठीक है, अगर 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ही भरी हुई हो तो फिर रेडाइन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होती है। ये 4:4 का कोऑर्डिनेशन होता है। अगर 100% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भरी होती ना तो फिर रेडाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता, लेकिन 50 भरी है तो आपको कोऑर्डिनेशन रेडाइन का भी कितना ले लेना है, 4। ठीक है, तो 4:4 का कोऑर्डिनेशन है। CaF2 की बात करें, CaF2 आपको पता है कैल्शियम 2+ तो किस में होता है, FCC में होता है। तो कैल्शियम 2+ तो किस में होता है, FCC में, FCC में। ठीक है, और दूसरा कौन है, F-। किस स्ट्रक्चर में होता है, F- एक्चुअली टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में होता है। कितनी टेट्राहाइड्रल, ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में, यानी 100% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में। अब जो पार्टिकल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर चला गया है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 आएगी। ठीक, लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो FCC में है, इसके चारों ओर 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगी और मैंने सभी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को भर दिया है, तो फिर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये कोऑर्डिनेशन होगा 8:4 का। लेक्चर नोट्स देखना, वहाँ मैंने पूरा अच्छे से इसको समझाया हुआ है। लेकिन अभी इतना याद रखना कि अगर 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भरें तो जो लेटिस बना रहा होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, और अगर 100% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भरें तो जो लेटिस बना रहा होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। तो ये 8:4 का कोऑर्डिनेशन होता है। क्लियर है सबके दिमाग में। अब लास्ट हमारा बचता है Na2O। अब Na2O टाइप की स्ट्रक्चर में आपको पता है कि Na+ होता है और O2-। FCC में होता है, और Na+ जो होता है वो 100% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है। ठीक, अब जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितनी होगी, 4। अगर सभी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भरी हुई हैं तो जो लेटिस बना रहा है, जो FCC में जा रहा है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8। कितनी हो जाएगी, 8। ये कैसा कोऑर्डिनेशन है, 4:8 का कोऑर्डिनेशन है। मैंने सबका शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन बता दिया है। ठीक है, NaCl वाला 6:6 का है। लेक्चर देखिएगा, पूरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसकी ड्रॉ की हुई है। ठीक, ZnS का कैसा है, 4:4 का कोऑर्डिनेशन रेशो है। CaF2 कैसा है, 8:4 का है। और Na2 का कैसा है, 4:8 का कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखो, पहले धनायन का कोऑर्डिनेशन और बाद में रेडायन का। आपसे पूछा किसका है, रेडायन का। तो यहाँ पर रेडायन का कोऑर्डिनेशन कितना है, 6। यहाँ रेडायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। यहाँ F- यानी रेडायन का कोऑर्डिनेशन कितना है, 4। और यहाँ O2- का कोऑर्डिनेशन कितना है, 8। आपसे रेडायन का ही तो पूछा है कि किस संरचना में रेडायन का सर्वाधिक समन्वय होगा, तो फिर वो आंसर क्या होगा, Na2O। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का समन्वय जो है वो 8 का है। कितने का है, 8 का है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट की त्रुटियां, शॉर्ट की डिफेक्ट है प्राप्त होती हैं जबकि, अब आप एक बात बताओ, शॉर्ट की डिफेक्ट में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था शॉर्ट लगाना है। शॉर्ट लगा के धनायन को भी भगाना है और शॉर्ट लगा के रेडायन को भी भगाना है। आपको पता है डिफेक्ट कैसा भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव कम करेंगे तो आपको नेगेटिव भी कम करना पड़ेगा उतनी ही अमाउंट में, यानी जितने धनायन अगर आप भगाएंगे उतने ही आपको रेडायन भी भगाने पड़ेंगे। तो देखिए जरा, क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन और रेडायन पलायन कर जाते हैं। असमान नहीं, समान होना चाहिए। क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और रेडायन पलायन कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिंपल सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जितने धनायन जाएंगे उतने ही रेडायन जाएंगे, तभी शॉर्ट की दोष होगा। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष में तो छोटा आयन, नॉर्मली वो धनायन होता है, वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। जबकि शॉर्ट की दोष में धनायन और रेडायन क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं, वो भी समान संख्या में। समान संख्या से मतलब चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पी प्रकार का पदार्थ विद्युतीय रूप से होता है। पी प्रकार का पदार्थ मतलब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब देखो,
सेमीकंडक्टर एन टाइप का भी होता है और पी टाइप का भी होता है। अब देखो, चाहे एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, ये होते न्यूट्रल ही है। यानी आप ऐसा ना समझें कि इन पर कोई चार्ज होता है कि भाई एन टाइप का नेगेटिव होता है और पी टाइप का पॉजिटिव होता है। नहीं, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि एन टाइप का हो चाहे पी टाइप का, कैसा भी सेमीकंडक्टर हो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पूछा है कि पी प्रकार का पदार्थ विद्युतीय रूप से कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या पी अशुद्धियों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये सब तो गलत है, उदासीन ही आपका आंसर सही होता है। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेरी हो कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि देखो, एन और पी प्रकार के सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, जब आप प्योर यानी शुद्ध अर्धचालक, जिसे नैद अर्धचालक कहते हो, उसके अंदर डोपिंग करते हो। डोपिंग मतलब मिक्सिंग करते हो, कोई और इम्प्योरिटीज आप मिलाते हो, तब आपको एन या पी टाइप के सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। एन टाइप के कब बनते हैं, जब आप 15 ग्रुप का मिलाते हो, और पी टाइप के कब बनते हैं, जब आप 13 ग्रुप का मिलाते हो। सही है, एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर आपको मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो आपका सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। ठीक, अब सिलिकॉन में मैं 15 ग्रुप का फास्फोरस मिला देता हूँ। क्या मिला देता हूँ, फास्फोरस। 15वें ग्रुप का है, सिलिकॉन में मिला रहा हूँ, कैसा बनेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, बनेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, फास्फोरस भी न्यूट्रल है, सिलिकॉन भी न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज तो है नहीं। मैं ये तो कह नहीं रहा कि पी प्लस मिलाया मैंने, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि पी माइनस मिलाया है। ठीक है, तो मैं अगर पी प्लस या पी माइनस की बात कहता तो संभव था कि कोई चार्ज हो। अभी तो पी मतलब फास्फोरस का एटम है, तो वो तो न्यूट्रल ही होता है ना एटम, तो सिलिकॉन भी क्या है, न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल स्पीसीज में न्यूट्रल स्पीसीज मिलाने पर चार्ज कैसे क्रिएट हो सकता है, नहीं होगा। चार्ज तो तब क्रिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो या इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएं, तब होगा। मैं तो न्यूट्रल फास्फोरस के एटम को न्यूट्रल सिलिकॉन के एटम के बीच में डोपिंग कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, सिंपल है भाई। अब एक काम करो, आप सोडियम लो और सोडियम में पोटेशियम मिला दो, समझना मेरी बात को। दोनों ही अगर न्यूट्रल है तो ओवरऑल तो क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी न्यूट्रल स्पीसीज में न्यूट्रल स्पीसीज ही मिलाओगे तो कोई ओवरऑल चार्ज क्रिएट होने वाला नहीं है। सिलिकॉन में अगर मैं फास्फोरस मिलाता हूँ, ठीक है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, बट दोनों क्या है, न्यूट्रल है। इसलिए ओवरऑल कैसा कंडक्टर पर चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल, यानी वो उदासीन ही होगा। होगा कि नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर हम लोग ऐसा क्यों कहते थे कि ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ऐसे ही तो लिखते थे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया है, इसके अंदर मैंने एक सिलिकॉन को हटा करके मैंने फास्फोरस मिला दिया है। अब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, बट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज अराइज नहीं होता है ना। चार्ज कब अराइज होता, जब ये फास्फोरस कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता। अभी ये इलेक्ट्रॉन इसी का तो है ना, 5 ही तो है। अब ये चाहे बॉन्डिंग करे या ना करे, इससे इसके ऊपर चार्ज आने वाला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास फास्फोरस का एक एटम है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 5। अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है और बना रहा है pH3, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अभी भी फ्री पड़े हुए हैं। तो क्या अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, क्या नहीं आया ना, है ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी के तो हैं। इसलिए अगर कहीं से लिए होते तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता। आता कि नहीं आता। सिमिलरली इस फास्फोरस के 5 में से 4 बॉन्डेड हैं और 1 बॉन्डेड नहीं है, मगर इसके बॉन्डेड होने या ना होने से इस पर चार्ज आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो फास्फोरस के ही ना। फास्फोरस ने कहीं से ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ना ही लूज किए हैं, इसलिए ये फास्फोरस के ही एटम है और ओवरऑल ये जो कैसा रहेगा, न्यूट्रल बना रहेगा। क्लियर है सबके दिमाग में। तो आप याद रखना कि अगर आपसे कोई कहे कि एन टाइप का या टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि भैया कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो वो न्यूट्रल ही होता है, बिकॉज इम्प्योरिटीज मिलाने से चार्ज नहीं आता। चार्ज तो तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए जाते। फास्फोरस अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के साथ आ रहा है और 5 ही हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 नहीं बना रहा, बट इससे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है। याद हो तो याद करना, हमने ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि हेक्सागोनल टाइप की जो है रिंग बनती है ना, और हमने कहा था कि एक कार्बन जो होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है, 3, बट कार्बन के पास
बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 होते हैं, तो 4 में से एक ये वाला, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, 3 ने तो बॉन्ड बना दिया। चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास फ्री होता है कि नहीं होता? और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी आती है, बट चार्ज थोड़ी ना आता है, क्योंकि ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं तो किसके? कार्बन के ही तो है भाई। ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, यानी कार्बन ने ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है ना कहीं इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। बस उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ग्रेफाइट पर हम कोई चार्ज थोड़ी ना मानते, न्यूट्रल ही मानते हैं। चार्ज कब होता है? जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से ले लेता या किसी और एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता, तब होता। अभी तो चारों इसी के हैं, इसकी मर्जी, ये बॉन्ड बनाए या ना बनाए, उससे इस पर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। तो सिमिलरली फास्फोरस कितने भी बॉन्ड बना ले, 1 2 3 4 5, उस पर कोई चार्ज आने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर में भी कह सकते हो कि अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है तो आप क्या कहते हैं कि भाई इस तरह की स्ट्रक्चर है, यही तो स्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टर की। और जब पी टाइप का बनाओगे तो अब आप क्या मिलाओगे उसके अंदर? इस सिलिकॉन को हटाओगे और इस सिलिकॉन को हटा करके आप 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिला देंगे, जैसे आपने एल्युमिनियम मिला दिया। अब होगा क्या? एल्युमिनियम के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन इसके पास चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना। अब चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी जगह क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर वो जगह खाली रह जाएगी तो फिर ये खाली रह जाएगी, तो क्या अब इस पर कोई चार्ज आ गया? क्या नहीं आया, 3 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बना लिया, चौथा नहीं है, नहीं बनाया, समझ गए? होल क्रिएट हो गया, बट ओवरऑल इस पर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर चाहे कैसा भी हो, एन टाइप का हो चाहे पी टाइप का हो, वो हमेशा न्यूट्रल ही होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन की है? तो भैया ये तो बहुत सरल सवाल हो गया ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था NaCl टाइप की बात करें तो कैसा कोऑर्डिनेशन है? 6:6। बताओ सोडियम की Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। Zns की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन कैसा है? 4:4 वाला। तो फिर Zn2+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। Na2O की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन कैसा है? 4:8 वाला। तो Na+ की कितनी है? 4। अब बचा कौन? सीजियम क्लोराइड। आपको तो पता है ये कैसा है कोऑर्डिनेशन? 8:8 वाला, यानी धनायन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और ऋणायन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। याद करो हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपसे कहा था कि सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जिसमें Cl- जो होता है सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर में होता है, और सीजियम जो होता है वो क्यूबिकल वॉइड्स के अंदर होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे खुद बताएं, सिंपल क्यूबिकल का मतलब कॉर्नर पर, और क्यूबिकल वॉइड्स का मतलब घन के बीचों बीच में, सही है। तो ये कितनों को टच करेगा? सीजियम 8 को टच करेगा कि नहीं करेगा? 4 नीचे से और 4 ऊपर से। तो Cgm+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जानी है? Cgm+ की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जानी है। कितनी हो जानी है? 8। क्लियर है सबके दिमाग में? तो यहाँ आपसे पूछा है कि समन्वय संख्या 8 किस धनायन की होगी? तो इस वाले धनायन में Cgm है, समन्वय संख्या हो जाएगी 8। आंसर हो जाएगा यही, सीजियम क्लोराइड। NaCl की बात करें तो 6 होगी, Zns में बात करें तो जिंक की 4, और Na2O की बात करें तो सोडियम Na+ की 4। तो 8 केवल इसी की होगी। क्लियर? निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होता है? तो देखो भैया, लर्न करने वाला क्वेश्चन है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैग्नीज के ऑक्साइड हो, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड हो Fe, निकल ऑक्साइड हो, कोबाल्ट का ऑक्साइड हो, ये सारे के सारे, मैग्नीज का MnO हो, Mn2O3 हो, MnO2 हो, ये सारे एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, मतलब प्रति लोह चुंबकीय होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचता है C, जो आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होगा। वैसे भी एक चीज़ ध्यान देना क्या, कि ये जो VO है ना, इसमें ये -2 है और ये क्या होगा? +2, ठीक है। तो वेनेडियम +2 है, तो वेनेडियम +2 के पास क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा? तो वेनेडियम कितना होता है? 23, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22 और वेनेडियम का 23। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d3 4s2,
सही है। अब आपको क्या करना है, इसको +2 में ले जाना है, और +2 में जब ले जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो कर दो। तो क्या बचेगा, आर्गन 3d3, और 3d3 का क्या मतलब है कि d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, और अगर d में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों अकेले होंगे, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो जनरली वो क्या हो जाता है, जनरली वो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सवाल है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, एक षटकोणीय आध एकक कोष्ठिका यानी प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखो भाई ये तो सिंपल है। क्या है सिंपल, आपको याद होना चाहिए कि आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि जितने पार्टिकल होते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती हैं और उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि पार्टिकल की नंबर x है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स तो हो जाएंगी 2x, डबल होंगी, और ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स हो जाती हैं x। ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर 10 पार्टिकल हैं तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स कितनी होंगी, 10, मगर टेट्राहाइड्रल 20 हो जाएंगी। 100 पार्टिकल हैं तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स तो होंगी 100 ही, मगर टेट्राहाइड्रल कितनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगे। अपने पास षटकोणीय आध एकक कोष्ठिका है, यानी एक तरह से HCP टाइप की यूनिट सेल है, और HCP टाइप की यूनिट सेल में अभी अभी हमने काउंट किया है पार्टिकल की नंबर कितनी होती है, 6। तो जितने पार्टिकल हैं उतनी तो क्या होंगी, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स, तो कितनी हो जाएंगी, 6, और उसका जस्ट डबल क्या होंगी, टेट्राहाइड्रल वाइड्स। तो टेट्राहाइड्रल वाइड्स कितनी हो जाएंगी, 12, और ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो आप देख लें जरा, पहले आपको टेट्राहाइड्रल बतानी है और फिर आपको ऑक्टाहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल 12, ऑक्टाहाइड्रल 6, आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, बट इतना याद रखना है कि जितने पार्टिकल हैं उसकी जस्ट डबल टेट्राहाइड्रल वाइड्स, और जितने पार्टिकल हैं उतनी ही क्या होती हैं, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स होती हैं। क्लियर है सबके दिमाग में ये सवाल। चलिए नेक्स्ट देखो, ठोस ए अत्यधिक कठोर है। अच्छी बात है। कठोर कौन कौन से ठोस हो सकते हैं, कठोर आपके कोवलेंट सॉलिड भी कठोर हो जाते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ दें, यानी सहसंयोजक ठोस कठोर हो सकते हैं, आयनिक ठोस होते ही कठोर हैं, और मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो भी कठोर होते हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली कठोर नहीं होते, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड तो नहीं हो सकता क्योंकि अत्यधिक कठोर कहा है। ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। इसका मतलब ना तो ठोस अवस्था में चालक है और ना ही पिघली हुई अवस्था में चालक है। देखो भाई, अगर ये ठोस अवस्था में भी चालक होता तब तो ये मेटेलिक चालक हो जाता, क्योंकि धातुएं ठोस अवस्था में चालन करती हैं। अगर ये पिघली हुई अवस्था में चालक होता तो ये आयनिक हो जाता, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल को मेल्ट करने पर कंडक्टिविटी आती है। मगर ना तो ये ठोस अवस्था में और ना ही गलित अवस्थाओं में चालक है, यानी दोनों ही अवस्थाओं में अगर ये चालक नहीं है तो इसका मतलब ना तो ये मेटालिक है और ना ही ये आयनिक है। मॉलिक्यूलर ये है ही नहीं क्योंकि बहुत अधिक कठोर है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, सहसंयोजक। हिंट के लिए कहा है कि ये अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या है, हाई होता है। और आपको पता है कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाइक डायमंड वगैरह, है ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये किस टाइप का ठोस बनेगा, ये सहसंयोजक टाइप का ठोस होगा। कैसा होगा, सहसंयोजक यानी कोवैलेंट टाइप का सॉलिड होगा। कोवैलेंट क्यों, क्योंकि कठोर है, चालकता नहीं दर्शाता ना ठोस अवस्था में ना गलित अवस्था में। सहसंयोजक ठोस ही को चालक होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ देना वो चालक होता है। बाकी विद्युत रोधी है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। अब अगर ठोस अवस्था में चालक होता है तो मेटल हो जाता, पिघली अवस्था में होता है तो आयनिक हो जाता, मगर दोनों में ही चालक नहीं है तो फिर ये सहसंयोजक ठोस होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या। अब देखो द्विविमीय बोल दिया है, इसका मतलब आपको 2 डायमेंशनल की बात करनी है, और वो भी कैसी स्ट्रक्चर रखनी है आपको, वर्ग निबिड़ संकुलित परत। तो आपको तो पता है ना, ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो जाता है कि वर्ग निबिड़ संकुलित परत आप कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो। पार्टिकल जस्ट कहाँ रखते हो, ऊपर रखते हो, है ना, ऐसे, इस तरह से, सही है। अब इस वाले पार्टिकल को देखो, देख रहे हो, ठीक। इस वाले पार्टिकल को अगर आप देख पा रहे हैं तो आप जरा गौर से देख करके मुझे बताएं कि ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है। ये पार्टिकल 1, 2, 3 और 4 को टच कर रहा है ना, इसको भी टच कर रहा है,
इसको भी टच करना है, इसको भी और इसको भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। देखिए ड्यूबे में ये बोला है ना, तो आप सिंगल लेयर की ही बात करेंगे, ठीक है। और वर्गाकार निबिड़ संकुलित परत है तो एक रो के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी, इसी तरह से बनता है। और इसी तरह से जब बनता है तो एक पार्टिकल 4 पार्टिकल को टच कर सकता है। एक लेयर की ही बात करेंगे हम लोग, है ना, 3D की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2D की कहा गया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 4। ये सिंपल सवाल है, आसानी से किया जा सकता है।